हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 5 भारतीय समाज में नए विचार। अनु एक दिन सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी तैयार हो गई। फिर उसने कुछ फूल पत्ते भी चुन डाले क्योंकि उसके स्कूल में आज गुरु घासीदास जयंती का उत्सव मनाया जाना था। उसने फूलों की माला बनाते अपने पिताजी से पूछा, पिताजी गुरु घासीदास जी कौन थे? अनु स्कूल की एक छात्रा जो कि सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी उठती है और बगीचे से कुछ फूल पत्ते चुन करके माला बनाती है क्योंकि आज उनके स्कूल में गुरु घासीदास जयंती मनाई जाने वाली है। हमारे स्कूल में हमारे यहाँ भी आज भी 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में स्कूलों में छुट्टी रहती है। इसी उपलक्ष्य में परसों यानी शुक्रवार के दिन अपनी क्लास की छुट्टी थी, ऑनलाइन क्लास भी बंद थी। तो उस दिन हमारे यहाँ गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में छुट्टी दी गई थी। उन्होंने अपनी माला बनाते बनाते वो अपने पिताजी से पूछती, पिताजी गुरु घासीदास जी कौन थे? उन्होंने बताया कि बेटी गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं संत थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1756 ईस्वी के रायपुर जिले, वर्तमान में जो बलौदाबाजार जिला कहलाता है, के गिरौदपुरी नामक गांव में हुआ था। उन्होंने तपस्या के द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त किया और सतनाम पंथ चलाया था। वे सत्य को ही ईश्वर का रूप मानते थे। उनके विचार में सभी जाति और धर्म समान थे। बच्चों, हमारे समाज में अनेक समाज सुधारक हुए जिनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे, किंतु गुरु घासीदास जी जो थे हमारे छत्तीसगढ़ के समाज सुधारक थे। उनका जन्म जो है 18 दिसंबर को हुआ था, रायपुर के बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी नामक गांव में हुआ था। पहले बलौदाबाजार जो था रायपुर में ही के क्षेत्र में स्थित था, परंतु अब बलौदाबाजार एक अलग क्षेत्र के रूप में हम जानते हैं। वर्तमान में अलग जिला है बलौदाबाजार। उन्होंने तपस्या के द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने सतनाम पंथ चलाया था। सतनाम पंथ किसने चलाया था? गुरु घासीदास जी ने सतनाम पंथ चलाया था। उनका मानना था कि वे सत्य को ही ईश्वर मानते थे और उनकी दृष्टि में सभी जाति और धर्म समान थे। अनु ने यह किस समय की बात है? पिताजी, यह 19वीं सदी की बात है जब देश के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अनेक नए विचारों का प्रसार हुआ। नव जागरण का मुख्य प्रभाव सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों पर ही था। उस समय छपाई की मशीन का आविष्कार हो चुका था। इस कारण विभिन्न पुस्तकें जो हैं आसानी से छपने लगी और लोगों को उपलब्ध भी होने लगी थी, जिससे लोग सभी धर्म के, सभी समाज के विचारों से अवगत होते थे। इस प्रकार लोगों के विचारों में नई क्रांति आ रही है, जिसे नव जागरण के रूप में हम जानते हैं या पढ़ते हैं। और इसी के प्रभाव स्वरूप समाज में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हो रहे थे। यह नवजागरण क्या है? अनु ने पूछा अपने पिताजी से कि पिताजी यह नवजागरण क्या है? अनु के इस सवाल पर जवाब देते हुए पिताजी ने कहा, सुनो बेटी, इस समय तक लगभग पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने शासन में अपनी सुविधा के लिए अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को भी पश्चिमी देशों की स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, लोकतंत्र, तार्किकता और वैज्ञानिकता जैसे आधुनिक विचारों का परिचय मिला। ये विचार पश्चिमी आधुनिक सभ्यता के आधार थे। 19वीं सदी में जब अनु ने अपने पिता से पूछा कि यह नवजागरण क्या है, तो उनके पिताजी ने कहा, इस समय पूरे भारत में अंग्रेजी शासन था और
उन्होंने शासन की अपनी सुविधा के लिए अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। ये मैंने पिछले अध्यायों में आपको बताया था। और हमारे यहाँ के कुछ समाज सुधारकों ने इस नई शिक्षा नीति का स्वागत भी किया था। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत के लोग जो थे वे नए नए विचारों से अवगत हो रहे थे, जिनमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, तार्किकता, लोकतंत्र और वैज्ञानिकता जैसे विचार थे जिनसे वे परिचित हो रहे थे। आधुनिक विचार थे ये सभी, इनसे परिचित हुए और ये विचार जो थे पश्चिमी आधुनिक सभ्यता की नींव थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने हमारे समाज में नव जागरण उत्पन्न होना या लोगों में नए विचारों का आना स्वाभाविक था। आधुनिक विचारों का परिचय मिला। लोगों ने समाज में फैले आडंबर, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जाति प्रथा जैसे दोषों को सुधार की जरूरत समझी। इससे सामाजिक सुधार के साथ साथ धार्मिक सुधारों के लिए भी उपाय होने लगे। इसके अंतर्गत प्राचीन धर्म ग्रंथों, दर्शन शास्त्रों अध्ययन पुनः शुरू हुए। इन ग्रंथों के प्रमाण के आधार पर सामाजिक एवं धार्मिक दोषों में सुधार हेतु अनेक नए नए विचार किए गए। इन विचारों को प्रभावशाली लेखों और प्रवचनों के द्वारा आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयासों हुए ताकि उनमें नव जागरण आ सके। इस तरह तत्कालीन भारत में आधुनिकता के लिए शुरू हुए वैचारिक जागरण को ही भारतीय जन नव जागरण या भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। उनके पिताजी ने समझाया कि इस समय समाज में विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास थे, आडंबर थे, रूढ़िवादिता, जाति प्रथा थी आदि अनेक दोष थे जो कि भारतीय समाज में इसे बदलाव की जरूरत समझी गई। इसलिए इनमें सुधारों के साथ साथ धार्मिक सुधारों के लिए भी उपाय होने लगे। अंधविश्वास था लोगों में, आडंबर था, दिखावा था, जाति प्रथा की व्यवस्थाएं थी आदि अनेक बुराइयां थी। उन्हें दूर करने के लिए लोगों के विचारों में परिवर्तन लाना आवश्यक था, जो कि इन नए विचार ग्रंथों के अध्ययन से लोगों के विचारों में परिवर्तन होने लगे थे। इन धार्मिक और सामाजिक दोषों को दूर करने के लिए नए नए विचार किए गए। इन विचारों के प्रभावशाली लेख लिखे गए। इन विचारों के प्रति लोगों के मन में जो भावनाएं थी उनमें नए नए लेख लिखे गए, प्रवचन हुए। इसके द्वारा लोगों के मन में जो पुरानी भावनाएं थी उन्हें दूर करने का और नवीन बातों को स्वीकार करने के लिए प्रेरणा दी गई। और भारतीय जनता की जो बुराइयां थी, जो कमियां थी, उसे सुधारने के लिए अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से विदेशों के उदाहरणों के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया गया। अर्थात प्रभावशाली ढंग से नव जागरण के लिए भारत में प्रयत्न किए गए और आधुनिकता के लिए प्रयास किए गए और इसे ही वैचारिक जनजागरण या भारतीय नव जनजागरण कहते हैं या भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। इसके पश्चात अन्नू जो है स्कूल चले जाती है और वहां जाकर के अपनी दीदी ने जयंती समारोह में दौरान समझाया, बच्चों 19वीं सदी में भारत में विभिन्न समाज सुधारक के कार्यों की शुरुआत हो चुकी थी। तभी आयुष ने पूछा, दीदी इन सुधारों कार्यों की शुरुआत कैसे हुई थी? दीदी ने बताया, बच्चों समाज सुधार के कार्यों की शुरुआत बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र आदि प्रांतों के मध्यम वर्गीय लोगों द्वारा हुई थी। वे लोग अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जैसे विचारों से अवगत हुए। वे भारतीय समाज में नया सुधार और नया विचार लाना चाहते थे। बंगाल में राजा राम मोहन द्वारा समाज सुधार हेतु पहला कदम उठाया गया, इसलिए उन्हें
पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। वे चाहते थे भारत के अन्य लोगों भी पश्चिमी देशों की आधुनिकता के बारे में जान सके, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल चलाया और वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राममोहन राय ने समाज सुधार हेतु विभिन्न धर्म ग्रंथों का बंगला भाषा में अनुवाद किया ताकि स्थानीय लोग भी उन ग्रंथों का सही ज्ञान प्राप्त कर सके। उन्होंने सुधार कार्यों में तेजी लाने के लिए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने इस मंच के माध्यम से मूर्ति पूजा एवं आडंबरों का विरोध किया। भारतीय समाज में जो विचार थे, पुराने विचार जो थे, उसे समाप्त करके नए विचारों की शुरुआत करने के लिए का कार्य जो है सबसे पहले बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र आदि प्रांतों में शुरू हुआ था, क्योंकि इन स्थानों पर जो मध्यम वर्गीय लोग थे और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के विचारों से अवगत हुए थे और वे भारतीय समाज में भी नया सुधार लाना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय समाज में राजा राममोहन राय द्वारा समाज सुधार हेतु अनेक कदम उठाए गए। सबसे पहला कदम था, सबसे पहले बंगाल के राजा राममोहन राय ने समाज सुधार के लिए सामने आए और इसीलिए इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं। वे चाहते थे भारत के अन्य लोग भी पश्चिमी देशों के आधुनिकता के बारे में जाने, क्योंकि पश्चिमी देशों में जो आधुनिकता थी, नए विचार थे, उसके बारे में वे चाहते थे कि भारत के लोग भी उसे जाने और समझें। और उन्होंने इसीलिए आधुनिक शिक्षा अर्थात अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने स्वयं कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की और वेदांत कॉलेज भी स्थापना की। राजा राममोहन राय समाज में सुधार हेतु विभिन्न धर्म ग्रंथों को बंगला भाषा अर्थात स्थानीय भाषा में अनुवाद किए, जिसे स्थानीय लोग जो हैं वह उसे पढ़ सकें और समझ सकें और उसका ज्ञान प्राप्त कर सकें। उन्होंने अपने सुधार कार्यों में तेजी लाने के लिए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध भी किया था। इसी प्रकार पंजाब में दयानंद सरस्वती हुए। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और इनके माध्यम से मूर्ति पूजा, आडंबर, छुआछूत और अन्य धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध किया था। किन्होंने? दयानंद सरस्वती ने। समाज में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने भी मूर्ति पूजा, आडंबर, छुआछूत और धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध किया था। इन सुधारकों का विचार था कि नारी सुधार के बिना समाज सुधार अधूरा है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही गई थी वह है नारी सुधार, अर्थात महिलाओं की स्थिति में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक समाज में सुधार संभव नहीं है। क्या उस समय नारियों की स्थिति बहुत खराब थी? अनु द्वारा आश्चर्य से पूछे गए इस सवाल का जवाब देते हुए दीदी ने समझाया, हाँ बच्चों, 19वीं सदी में शुरुआत में नारियों की स्थिति बहुत ही खराब थी। 19वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं की स्थिति जो थी बहुत ही खराब थी। क्यों? इस समय बाल विवाह के प्रथा के अनुसार बचपन में ही लड़कियों का विवाह हो जाता था। कम उम्र में लड़कियों का विवाह अधिक उम्र के पुरुषों से कर दिया जाने के कारण कितनी ही लड़कियां बचपन में ही विधवा हो जाती थी। अधिकांश स्थानों में विधवा को अपने मृत पति के साथ चिता में जलकर सती होने के लिए विवश किया जाता था। जीवित विधवाओं को एक समय का भोजन, सफेद कपड़े और अशुभ की संज्ञा के साथ कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ता था।
इस समय जो सबसे बड़ी बुराई थी वह थी बाल प्रथा, अर्थात छोटे छोटे बच्चों की, लड़कियों की शादी जो है बड़े उम्र के पुरुषों के साथ कर दी जाती थी। कुछ पुरुषों की मृत्यु हो जाती थी, उनके पतियों की मृत्यु हो जाती थी और इस प्रकार लड़कियां जो थी छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती थी। और कई बार लड़कियों को अपने पति की चिता के साथ सती होने के लिए मजबूर भी कर दिया जाता था। और जो महिलाएं, जो लड़कियां सती नहीं होती थी और विधवा का जीवन जीती थी, वे भी बहुत ही अधिक कष्ट में जीती थी। उन्हें एक समय भोजन दिया जाता था, सफेद कपड़े पहनने के दिए जाते थे, किसी भी शुभ कार्य में वो काम कर नहीं सकती थी, शामिल नहीं हो सकती थी। उन्हें अशुभ मान करके परिवार से बाहर एक छोटी सी कुटिया में या झोपड़ी में रह करके जीवन व्यतीत करना पड़ता था, जो कि बहुत अधिक कष्टप्रद था। ना उनसे कोई बात करता था, ना उनसे यहाँ कोई आता जाता था, ना उन्हें कोई बुलाता था। बड़ी ही कष्टप्रद स्थिति में वे अपना जीवन व्यतीत करती थी। इसके अलावा उस समय बहुविवाह प्रथा के अनुसार एक पति की कई पत्नियां होती थी। अक्सर कन्या के जन्म को अशुभ मानकर उसका वध कर दिया जाता था। दहेज प्रथा के कारण गरीब लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता था। नारियों को न तो शिक्षा दी जाती थी और न ही विकास का कोई अवसर दिया जाता था। इन सब कारणों से समाज में उनका अपना कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। इस समय की अन्य बुरी व्यवस्थाएं जो थी वह थी बहुविवाह, दहेज प्रथा, कन्या जन्म और कन्या वध। यह अन्य महत्वपूर्ण बुराइयां थी हमारे समाज की। एक पुरुष जो था वह एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह कर सकता था। अक्सर लड़कियों का जन्म जो है अशुभ माना जाता था और इसी कारण कई समाज के लोग लड़कियों को मार डालते थे, कन्या वध कर देते थे। और इसके साथ दहेज प्रथा की भी बुरी प्रथा जो थी हमारे समाज में थी। दहेज प्रथा क्या है? विवाह के समय लड़की पक्ष को पुरुष पक्ष के रिश्तेदारों को अनेक सामान जो है उन्हें तोहफे के रूप में दिया जाता था और यह प्रथा जो थी बहुत बुरी थी। जो गरीब थे, जो अमीर थे, वो तो अपनी लड़कियों को बहुत सारा दहेज दे करके विवाह कर लेते थे, किंतु जो गरीब लोग थे वे दहेज प्रथा के कारण अपनी लड़कियों का विवाह नहीं कर पाते थे और न ही लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी और समाज में उनका अपना कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। इस प्रकार महिलाओं की स्थिति 19वीं सदी के प्रारंभ में बहुत ही दयनीय थी। अधिक उम्र के पुरुषों के साथ विवाह हो जाना, एक पुरुष का अनेक महिलाओं के साथ विवाह करना, कन्या वध, दहेज प्रथा, अशिक्षा, यह सभी बुराइयां भारतीय समाज में थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज के समाज में महिलाओं के विकास के कई अवसर मिल रहे हैं। ये सब समाज सुधारकों के जोरदार प्रयासों से ही संभव हुआ है। सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद करवाने के लिए समाज में वाद विवाद प्रारंभ कराया। इसमें शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर सती प्रथा को अमानवीय और धर्म विरुद्ध बनाने की कोशिश की गई। जैसे कि आपने देखा कि सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने समाज में सुधार के लिए आगे आए थे। उन्होंने समाज में महिलाओं के विकास के लिए और उनमें सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने समाज में वाद विवाद द्वारा विचारों के आदान प्रदान, वाद विवाद के द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया और उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए इतिहास और शास्त्रों के प्रमाण भी दिए कि किसी भी समाज में, चाहे वह हिंदू समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, शास्त्र हो जो है उसमें
सती प्रथा को अमानवीय और धर्म के विरुद्ध बताया गया है। इस प्रकार शास्त्रों के उदाहरण देकर के उन्होंने समाज में सती प्रथा को बंद करवाने के लिए प्रयास किए। ये सारी बुराइयां उस समय थी, परंतु आज हमारा समाज जो है शिक्षित है, उनमें नारियों के स्वीकार और उनकी स्वतंत्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है। महिलाओं की स्थिति अब पहले से बहुत बेहतर है। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा को बंद करवाने के लिए अंग्रेज सरकार से प्रार्थना की और इन्हीं प्रयासों के कारण अंततः सन 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेटिक ने सती प्रथा को बंद करने के लिए एक कानून बनाया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही इस अमानवीय प्रथा सती प्रथा को बंद करने के लिए 1829 में कानून बनाए गए। जनरल विलियम बेटिक के द्वारा कानून बनाए गए। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।